Upper limb prosthetics 1, chapter number 2. Topic is psychological reactions to the amputation. Content list include introduction, amputee experience, physical capacities. It includes functional limitation, functional failure, then comfort, phantom sensation and pain, fatigue, cosmesis, vocational and economic factors, and amputee behavior during hospitalization and his long-term behavior. एम्पूटेशन, इसको अगर हम डिसेबिलिटी के तौर पर लें तो ये एक ऐसा हादसा है जो किसी भी एज को इफ़ेक्ट कर सकता है, बच्चों को भी, जवान को भी और बूढ़ों को भी। ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में ये अफेक्ट कर सकता है। इसकी हमने कैटेगरीज बना ली। कुछ लोग पैदाइशी होते हैं एम्पूटेशन, ये पैदाइशी जो है वो उनका लिम्ब लॉस होता है, उनकी टांग नहीं होती या हाथ नहीं होता, वो ऐसे ही पैदा होते हैं, तो ये कंजेनिटल एम्पूटेशन है। देन ट्रॉमेटिक एम्पूटेशन, ट्रॉमेटिक ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में कोई हादसा रोनुमा हो गया जिसकी वजह से एम्पूटेशन करना पड़ी। या फिर डायबिटीज़, क्योंकि डायबिटीज़ में ब्लॉकेज ऑफ वेसल्स हो सकती हैं जिसकी वजह से ब्लॉकेज ऑफ जो ब्लड का फ्लो है वो रुक सकता है और फिर उस हिस्से को काटना पड़ता है, तो ये डायबिटीज़ भी एक रीज़न हो सकती है। प्रॉब्लम्स ऑफ एम्पूटेशन, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जो एम्पूटेशन के बाद प्रॉब्लम अराइज होती हैं वो हमने इसकी भी कैटेगरी बना ली कि साइकोलॉजिकल भी होती हैं और फिज़िकल एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, ठीक है। और एज ग्रुप भी डिफ़र करता है कि कौन सा एज ग्रुप जो है वो ज़्यादा साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब है और फिज़िकल एट्रीब्यूट्स के हवाले से कौन सा एज ग्रुप ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो उन्होंने कहा है जितनी भी ये डिफ़िकल्टीज़ हैं ये जो है पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडिविजुअल एज अपॉन द टाइप ऑफ द एम्पूटेशन। ये नहीं होगा कि सब पेशेंट्स एक ही जैसा उसका रिएक्शन दें, हर पेशेंट डिफरेंट है और हर एक का रिएक्शन जो है साइकोलॉजिकल रिएक्शन जो है वो डिफरेंट होता है। किसी का फिज़िकल लॉस ज़्यादा हो जाता है या कोई भी ऐसा वो जो है उसकी जॉब छूट जाती है या फिर उसको कॉस्मेसिस के हवाले से सोसाइटी में जाना पसंद नहीं है, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, तो साइकोलॉजिकली ये प्रॉब्लम्स एम्पूटेशन के बाद आ सकती हैं। अच्छा, इसमें जो है उन्होंने कहा कि जो इनके एम्पूटी के जो बिहेवियर रिएक्शंस होते हैं उसको भी हम स्टडी करने के लिए कि उसके बिहेवियरल रिएक्शंस कैसे होते हैं, तो हमारा पहला जो गोल होगा वो कंसर्न होगा कि पेशेंट ने क्या क्या एक्सपीरियंस किया और रियलिटी प्रॉब्लम्स जो सबके साथ होती हैं वो रियलिटी प्रॉब्लम्स देखेंगे। दूसरा ये है कि एम्पूटी का अपना रिएक्शन क्या है, वो उसको जो स्टिमुलाई मिल रहा है और वो कैसे डील कर रहा है, उसका कैसा रिएक्शन है। थर्ड जो होगा वो साइकोडायनेमिक प्रोसेस को स्टडी करना है, ये डिटेल्ड स्टडी होगी और जिसमें हम देखेंगे कि इसका कॉन्शियस और अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल प्रोसेस कैसे हैं, कि उसकी जो फीलिंग है, उसकी थॉट है, उस पर उसका बिहेवियर है वो कैसे चेंज हो गया और क्या क्या इफ़ेक्ट हुए उस पर, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स उनको नोट करने। और क्यों एम्पूटेशन के बाद ऐसा पेशेंट को साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब क्यों होता है, क्योंकि ये एक ऐसा लॉस है जो कभी भी बदल नहीं सकता, ये ऐसा लॉस है जो चीज़ वापस नहीं आ सकती उसकी, तो इसीलिए फ़िज़िकल, साइकोलॉजिकल और सोशल प्रॉब्लम्स तो अराइज होंगे ही। फ़िज़िकल कैपेसिटीज़ में उसके फंक्शन जो हैं वो लिमिट हो जाएंगे, ज़ाहिर है। अब जितनी खुशी से और जितनी ताकत से वो अपने काम करता था अब उस तरह नहीं कर सकता और वो ज़्यादा काम करने से भी अवॉइड करेगा वो वाली एक्टिविटी जिसमें उसका वही वाला लिम यूज़ होता था, तो वो उस एक्टिविटी को भी नहीं करेगा और या फिर उसे दूसरों से हेल्प मांगनी पड़ेगी कि ये कर दो, यानी कि वो इंडिपेंडेंट फील नहीं करेगा। और आर्टिफिशियल रिप्लेसमेंट जो प्रोसेसेस यूज़ कर रहा है वो उसको भी डील करना, उसको कैसे ऑपरेट करना या हर वक्त उसके साथ रहना भी उसको साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब कर सकता है, तो फंक्शन उसके बहुत सारे लिमिट हो चुके हैं। लोअर लिम्ब फंक्शंस जो हैं वो involves motion in two planes which are duplicated by the artificial leg with relative effectiveness। टू प्लेन्स में इसकी मोशन होती है, लोअर लिम्ब की जितने भी फंक्शंस हैं टू प्लेन में मोशन हो जाती है, इनफ होती है। लेकिन जो अपर लिम्ब की होती है उसमें थ्री प्लेन्स में मोशन होती है और प्रोसेसेस से उसको रिप्लेस करना, उसके फंक्शंस को एग्जैक्ट उसी तरह ही वापस लेकर आना पॉसिबल नहीं होता इतना।
अब वो प्रोस्थेसिस के साथ फंक्शन तो परफॉर्म करना चाहता है, लेकिन फंक्शन में फेलियर हो रही है, तो फिर जो है वो उसका एटीट्यूड भी नेगेटिव होगा। और अब उसको, क्योंकि स्टार्टिंग है, तो उसका जो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है अपने लिम्ब के साथ, उसको कोऑर्डिनेट करना मुश्किल हो रहा है कि किस तरह मैं इसको ऑपरेट करूं, इस डिवाइस को, इस प्रोस्थेसिस को, और इसके प्रॉपर फंक्शन जो है वो उस तरह नहीं हो रहा जिस तरह मुझे इसका फंक्शन पहले होता था, उस तरह नहीं हो रहा। या ऐसा भी हो सकता है कि कंस्ट्रक्शन में या डिज़ाइन में ही कोई फॉल्ट है, तो फिटिंग सही नहीं आ रही। फिटिंग सही नहीं होगी तो फंक्शन कैसे पॉसिबल है। तो फिटिंग बहुत ज़रूरी है, और उसकी ट्रेनिंग का प्रोसेस बहुत ज़रूरी है कि बहुत अच्छा हो, ताकि ये फंक्शनल फेलियर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिट हो जाएं। पेशेंट चाहता है कि अगर उसने प्रोस्थेसिस पहनी है तो उसको कंफर्ट फील हो, कोई पेन ना हो और कोई टेंशन फ्री वो यूज़ कर सके। तो इसके लिए हमें प्रोस्थेसिस को बेहतर बनाना पड़ेगा, उसके कंपोनेंट्स को, उसके वेट को, और उसके जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन एरियाज़ हैं उनको जो है पॉइंट पर रख कर अप्लाई करना पड़ेगा। तो प्रोसेस शुड बी कंफर्टेबल। अगर प्रोसेस कंफर्टेबल नहीं होगी तो ये भी उसको डिस्कम्फर्ट और साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब करेगी। ज़रूरी है कि पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसेसेस, इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसेसेस बहुत ज़रूरी है देना फ़ौरन, ताकि उसका जो फैंटम लिम्ब सेंसेशन होती है, यानी कि गलत सेंस आना कि उसकी टांग है, उसको वहाँ पे ख़ारिश हो रही है, दर्द हो रही है, वो वाला हिस्सा जो उसका अब है ही नहीं, उसको महसूस हो रहा है। तो उस सेंस को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसेसेस फ़ौरन लगा दी जाए, ताकि ये वाली जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और ये पेनफुल भी होती है, ये ख़त्म हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ फटीग, कि जो एम्प्यूटी है, अब अपनी एम्प्यूटी एक्सपेंड्स मोर एनर्जी ड्यूरिंग वॉकिंग दैन डज हिज नॉन हैंडीकैप्ड काउंटर पार्ट। जब एम्पुटेशन से पहले जितनी एनर्जी उसकी लगती थी, अब उससे कहीं ज़्यादा एनर्जी लग रही है, और वो बहुत जल्दी थक जाता है, जिसकी वजह से फिर उसका डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, उसकी मोटिवेशन जो है वो कम हो जाती है। क्योंकि रिहेबिलिटेशन में एक्सरसाइजेस प्रोग्राम्स या इस तरह की एक्सरसाइजेस वगैरह होती हैं, तो उसमें वो उसके दौरान जो है वो फटीग जल्दी हो जाता है, थक बहुत जल्दी जाता है एक्टिविटीज़ करके, तो उसकी मोटिवेशन डिस्टर्ब हो सकती है। तो ज़रूरी ये है कि एम्प्यूटी को हमने बिज़ी रखना है, उससे हम लाइट एक्सरसाइज करवा सकते हैं, हमें उसको बिज़ी रखना है ऑल द टाइम, ताकि उसका जहन जो है वो कहीं और जाए ना। जितना जहन उसका फारिग रहेगा, जितना वो फारिग रहेगा, उसका जहन यही सोचता रहेगा कि ऐसी क्या चीज़ लॉस हो गई है, और वो बहुत डिस्टर्ब रहेगा। तो उसको हमने एक्टिविटीज़ में कॉन्टीन्यूस एक्टिविटीज़ हों, बेशक कम हों, लेकिन कॉन्टीन्यूस एक्टिविटीज़ हों। इसी वजह से उसका जहन जो है वो एक जगह बना रहेगा कि मुझे रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में ट्रेनिंग के लिए रोज़ जाना है, अटेंड करना है, और मेरी सैम्बुलेशन ठीक होगी, मेरी प्रीहेंशन अच्छी होगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ कॉस्मेसिस, क्योंकि हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे कॉस्मेसिस को बहुत प्रायोरिटी दी जाती है, और लोग जो हैं वो ड्रेसअप रहना चाहते हैं, मेकअप करते हैं, गुड लुकिंग नज़र आना चाहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा, और जो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को गुड लुकिंग लगना चाहते हैं लोगों को, और बहुत ही इस हवाले से जो है कॉन्शियस होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्योंकि उसकी अपनी नज़र में भी और दूसरों की नज़र में भी अब वो अपीयरेंस नहीं रहती है जो पहले थी। तो ये बहुत मुश्किल है कि वो स्टैंडर्ड को पूरा कर सके, क्योंकि देयर इज़ अ बिग लॉस। उसके लिए तो बहुत बड़ा लॉस है, और देखने वाले जो हैं वो फिर अफसोस की निगाह से देखते हैं। हमारी सोसाइटी का कसूर है इसमें, पेशेंट का अपना कसूर नहीं जितना सोसाइटी का है। ऑडिटरी कंसिडरेशन में ये आता है कि जो प्रोस्थेसिस उसने पहनी होती है हर वक्त नॉइज़ करती है कोई ना कोई, क्योंकि ज़ाहिर है मैकेनिकल पार्ट्स लगे हुए हैं, स्टील है, तो जो है थोड़ी बहुत आवाज़ होगी। तो ये भी उसकी जो है, कुछ लोगों को इसकी आवाज़ से भी नफ़रत हो जाती है कि बेशक ये लो लेवल साउंड है, लेकिन जो बैठा होता है वो भी एकदम से मतवजा तो हो जाता है। अगर सन्नाटे में बैठा हुआ है तो मतवजा हो जाता है कि कहाँ से आवाज़ आई, तो फिर उसको पता लगता है कि इसने प्रोस्थेसिस पहनी हुई है। तो इस तरह से भी कॉस्मेसिस उसकी डिस्टर्ब होती है। वोकेशनल और इकोनॉमिक फैक्टर्स पर भी असर पड़ता है। उसके वोकेशनल होता है जो वो करता था या वो करना चाहता है, उसकी वो वाली एक्टिविटीज़, और उसका कोई कमाई का ज़रिया नहीं है, वो वाली जॉब वो परफॉर्म नहीं कर सकता। ऐसा लॉस हो गया है कि अब वो वाली जॉब वो परफॉर्म नहीं कर सकता जो पहले करता था, जो उसका अर्निंग का ज़रिया था। तो अब ये बहुत ही साइकोलॉजिकली थ्रेटनिंग है, एक थ्रेट है बहुत बड़ा कि अब वो क्या करेगा, अब क्या होगा। तो सोशियो इकनॉमिक स्केल में देखा जाए तो ऑक्यूपेशन जो है
ये भी वेरी करता है कि प्रोफेशनल, मैनेजरियल, एग्जीक्यूटिव इन नेचर है, या फिर कोई लेबर वर्क करता था, या उसके पास कोई इतना सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, तो उसके लिए उसको ज़्यादा अफेक्ट होगा एज़ कम्पेयर टू अनदर वन, या फिर अदर रीजंस हो सकते हैं। तो when these people suffers from amputation, significant threats on the economic are the minimal, यानी कि अगर वो प्रोफेशनल है, मैनेजरियल है, एग्जीक्यूटिव है, उसकी यानी कि वो जॉब अभी भी परफॉर्म कर सकता है, उसका दिमाग है, इंटेलिजेंट है वो, और वो कर सकता है अभी भी, तो उनके लिए ये इकोनॉमिक के हवाले से इतना नुकसान नहीं होगा, इतना थ्रेटनिंग नहीं है। लेकिन जो लेबर वर्क करते थे या फिर इस तरह की जॉब करते थे, मुश्किल से उनका गुजारा होता था और अब वो जॉब परफॉर्म नहीं कर सकते वो, तो तब ज़्यादा इफेक्ट होगा। Duties of professional, managerial and executive group are primarily dependent upon intellect and personality, like his ability to think, speak, write, persuade or making decisions. Unskilled group को देखा जाए तो they are dependent on the manual resources like carry, push, pull, walk और load, इस तरह का लेबर वर्क। तो अनस्किल्ड लेबर कैटेगराइज लेवर्स, एंड दीज people suffers a very severe economic handicap as a result of amputation. Lower limb amputation is less limiting for most occupations than is the upper limb one. The empirical fact is that the large majority of the unemployed and marginal employable amputees comes from this low socio-economic group. Or unless selective placement is introduced or special arrangements are made on the job, these people remain unemployable. अब आजकल तो पढ़े लिखे लोगों को जिनकी एम्पुटेशन नहीं होती उनको जॉब मिलना इतना मुश्किल है, जब तक कि कोई सिफारिश नहीं होती है या फिर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है तब जाके मिलती है। और तो यहाँ पे वो देख रहे हैं कि जिनकी एम्पुटेशन होती है ज़्यादातर वो गरीब तबका होता है, ऐसा देखा गया है, अगर जो है एस्टीमेट लगाया है। तो वो कह रहे हैं अब वो अनएम्प्लॉयबल ही रहेंगे हमेशा सारी ज़िंदगी। ऐसे कुछ बहुत से हैं जो सारी ज़िंदगी जो है उनको कोई जॉब नहीं मिलती है, जब तक कि कोई खुद ना उसकी कहीं करवा दे भर्ती, या फिर इस तरह का कोई अरेंजमेंट ना करवा दे, उसकी जॉब कहीं कोई छोटी मोटी जॉब ना दिलवा दे, तब तक उसके बगैर वो जो है वो हमेशा अनएम्प्लॉय, कोई रखता ही नहीं है ऐसे लोगों को। एम्प्यूटी का अपना बिहेवियर, उसमें ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन या लॉन्ग टर्म बिहेवियर या प्रोस्थेटिक के हवाले से उसका बिहेवियर ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन विद आवर स्टडी, फर्स्ट स्टडी थी जो की गई थी पेशेंट्स पे, ऐसे पेशेंट्स पे कि हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान इनका बिहेवियर कैसा था। तो वर्ल्ड वॉर 2 में किया था, 200 ब्रिटिश वॉर सर्विस एम्प्यूटीज़ वर सर्वेड। क्या क्या नोट किया था कि डिप्रेशन कितना है, रिसेंटमेंट एंड एग्जाइटी, फीलिंग ऑफ गुड फॉर्च्यून एंड डोमिनेंट बिहेवियर, यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव दोनों स्टडी किए गए थे। और ये फर्स्ट टाइम था जब इस फील्ड में आके, प्रोस्थेटिक्स और थॉटिक्स की फील्ड में आके जब ये स्टडी किया गया था। टॉक के बाद हर्गिज और वाइट ने भी जो है वो थर्ड स्टडी की थी और इसमें 350 पेशेंट्स लिए थे यूएस नेवल हॉस्पिटल में, और कंक्लूड किया था दैट दे रिटेन देयर नॉर्मल पर्सनालिटी फैक्टर्स। Long-term behavior after the initial emotional distress has passed, as the individual begins to make his adjustment to the experience associated with the amputation, the behavior of almost all amputees falls within the limit of what may be called normal. शुरू में जब ये कुछ भी होता है तो इंसान बहुत शौक हो जाता है, क्या हो गया, बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जब उसके साथ रहना शुरू कर देता है, उसी डिफॉर्मिटी के साथ या उसी कंडीशन में रहना शुरू करता है, उसे आदत सी हो जाती है। तो जिसको हम कहते हैं अब नॉर्मल हो गया, अब नॉर्मल की तरफ आने लग गए। तो तब उन्होंने जब नॉर्मल की तरफ ऐसे पेशेंट आने शुरू हो गए तो फिशमैन और सिलर ने स्टडी की, जिसमें 359 पेशेंट्स लिए अपर लिम्ब एम्प्यूटी के, और अटैम्प्ट मेड टू स्टडी 9 पर्सनैलिटी वेरिएबल्स। उन्होंने 9 पर्सनैलिटी वेरिएबल्स को स्टडी करना चाहा कि क्या उन्होंने इस लॉस को एक्सेप्ट कर लिया है, अब वो किस हद तक डिसेबल्ड हैं, और कितने फंक्शंस अब परफॉर्म कर सकते हैं वो, और इंडिपेंडेंट हैं कि नहीं है, सेंसिटिविटी कितनी है, और ऑप्टिमिज़म कितना है, कितना वो गुड फॉर्च्यून रखते हैं, कि पॉजिटिविटी कितनी है उनके अंदर।
देखना है सोशिएबिलिटी कितनी है, वो किस तरह सोसाइटी को एक्सेप्ट कर रही है, सोसाइटी उनको एक्सेप्ट कर रही है, फ्रस्ट्रेशन कितनी है, और अप्रेजल ऑफ एक्सेप्टेंस बाय अदर्स, दूसरे कितना जो है वो उसका साथ दे रहे हैं नहीं दे रहे। तो दीज फाइंडिंग्स सजेस्टेड दैट द नो मैटर विच एस्पेक्ट ऑफ द पर्सनैलिटी वॉज स्टडीड द सब्जेक्ट ट्राई टू मेंटेन फीलिंग ऑफ बॉडीली इंटीग्रिटी एंड एडिक्वेसी बाय डिनाइंग मैनी ऑफ द पर्सनल वोकेशनल सोशल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एम्पुटेशन। कि अब वो कितना सेटिस्फाई है और नेगेटिविटी को अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर रहा है। देयरफॉर इट इज़ क्लियर दैट दिस डाटा मोर नियरली हाउ द एम्प्टी फील्स ही शुड बी रिगार्डेड रादर देन हाउ ही एक्चुअली रिगार्ड हिमसेल्फ। तो और वो दूसरों से क्या एक्सपेक्ट करता है और वो ख़ुद अपने आप से क्या एक्सपेक्टेशंस रखता है, वो ख़ुद अपने आप को कितना रिगार्ड देता है, खुद कितनी रिस्पेक्ट देता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो खुद अपने आप को एक्सेप्ट कर रहा है। अगर वो सेटिस्फाई है तो दुनिया वाले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये सोसाइटी होती है जो उसको साइकोलॉजिकली और जो है वो स्ट्रेस में डालती है। आ जाता है कि प्रोस्थेटिक फैक्टर्स जो हैं प्रोस्थेसिस के हवाले से उसका बिहेवियर कैसा है। Positive results after studying gathered about prosthesis wear with active use of an appropriate prosthetic device। जिन्होंने प्रोस्थेसिस को बहुत अच्छे से यूज़ किया, रिहेबिलिटेशन के साथ साथ ट्रेनिंग के साथ साथ एक्टिव यूज़ में रखा, तो देखा गया कि क्या इम्प्रूवमेंट्स आई। इम्प्रूवमेंट ये आई कि उनकी जो फीलिंग्स हैं वो अच्छी थी, सेंसिटिविटी और फ्रस्ट्रेशन उनका कम था, और जो नेगेटिविटी थी जो उनकी जहन में थी वो थोड़ी कम हुई कि हम एटलीस्ट हम इंडिपेंडेंट हैं, हम अपने वर्क अच्छी तरह परफॉर्म करें। और सोसाइटी में भी अब वो जाते हैं, उनका सोसाइटी में भी आना जाना है, और वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, इस चीज़ को एक्सेप्टेंस आ गई है कि हाँ मुझे ये है और मैंने इसी के साथ रहना है, अब मुझे इसी के साथ गुजारा करना है, तो मैंने कैसे गुजारा करना है। और सेल्फ़ इंडिपेंडेंसी आ गई, प्रोसेसेस से अपने वो काम खुद कर सकता है, और वो कोशिश करता है कि जिस तरह भी हो मैंने अपने काम इस प्रोसेस से पूरे करने हैं। और वह सिक्योरिटी भी फील करता है, और उसको अब इतना अगर बग़ैर प्रोसेसेस के वो शायद ज़्यादा करता था, छुपाता था वो जगह, और लेकिन अब जो है अगर उसने प्रोसेस पहनी होती है तो वो उसकी शाइनेस भी कम हो गई है, और उसने एंड मोर अडेप्टेबल बिहेवियर डेवलप कर लिया। बहुत ज़रूरी है कि फ़िटिंग करने वाला प्रोस्थेटिस्ट जो है वो एक्सपर्ट होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए, और रिस्पेक्ट के काबिल होना चाहिए। क्योंकि देखिए नॉलेजेबल होगा और उसको डील अच्छी तरह करेगा तो पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा रिलाई करेगा उस पर। वो उस वक्त आपको समझ सब कुछ मेरा यही है ये समझ रहा होता है, तो आप अगर उसको बहुत अच्छे पॉइंट्स बताएंगे, बहुत अच्छे तरीके से ट्रेनिंग बताएंगे, उसकी काउंसलिंग अच्छी करेंगे, तो वो सब कुछ आपको अपना मानेगा और उसका ट्रीटमेंट अच्छा होगा उसका। इसलिए प्री फिटिंग एटीट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तब हमें काउंसलिंग करनी होती है, और प्रोसेस से पहले ही काउंसलिंग ज़रूरी है, ताकि वो उस चीज़ को पहले एक्सेप्ट करेगा तो फिर वो पहनेगा, और पहनने के बाद उससे फंक्शंस परफॉर्म करेगा। The personal characteristics of the treatment team, especially the prosthetist, become a critical consideration। इसलिए टीम बहुत ज़रूरी है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट चैप्टर में जो हमने पढ़ा था एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बहुत ज़रूरी है, क्लिनिकल टीम जो होगी वो बहुत ज़रूरी है, और ये सारा जो है वो अब लॉन्ग टर्म बिहेवियर तभी डेवलप होगा, लॉन्ग टर्म बिहेवियर की स्टेज पे वो तभी पहुंचेगा प्रोसेसेस के हवाले से जब वो उसको यूज़ कर के आदी हो गया होगा, और जब उसको कंफर्टेबल फील होगा, जब उसको कोई पेन नहीं हो रही होगी, जब उसको कहीं से इम्पिंज नहीं करी होगी प्रोसेसेस, और उसकी स्मूथ एक्टिविटीज़ चल रही होंगी। अब वो अपने आप को एक्सेप्ट करे वो तभी होगी जब उसकी काउंसलिंग और जो बनाने वाला है जिसने फ़िटिंग करवानी है इनिशियल चेकआउट और फाइनल चेकआउट को अच्छे तरीके से मैनेज किया होगा जिसने, वो ही उसको फ़िटिंग के हवाले से बेस्ट पॉसिबल प्रोसेसेस दे सकता है।